नमस्कार साथियों। आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे रासायनिक साम्य। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो, तो पहले हम इसमें समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना। चलो इधर देखो, N2 प्लस H2 और यहां पर बन जाएगा NH3। अच्छा, N2 गैस अवस्था में होता है। अच्छा, H2 भी गैस अवस्था में होता है और NH3 भी गैस। अच्छा, अब यहां पर आप देखो, इस तरफ जो लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड, इनको बोलेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और राइट तरफ जो लिखा हुआ है इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट, है ना। तो भाई, जब किसी रासायनिक परिवर्तन में क्रियाकारक व उत्पादों का संकेतिक प्रदर्शन जब किया जाता है तो उसे ही हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर अपन ने रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है इसको संकेत के फॉर्म में दर्शाया है। इधर आप देखो, इधर जो लिखे हुए ये क्या है? रिएक्टेंट, क्रिया कारक। और इधर जो लिखा हुआ है इधर क्या है? प्रोडक्ट। तो समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलो नोट करो पहले। चलो कर लिया। अब हम एक एक करके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने वाले, है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो अलग अलग आधार पर अपन पढ़ते हैं। चलो देखो, तो पहला वाला आधार है भौतिक अवस्था के आधार पर। चलो इधर देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। समांगी अभिक्रिया और विषमांगी अभिक्रिया। चलो समझो इधर। जैसे यहां पर अपन ने N2 प्लस H2 और इससे बनाया NH3। ये अपन इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहां पर आप देखो, N2 गैस अवस्था में होता है, H2 भी गैस अवस्था में होता है और NH3 भी गैस अवस्था में होता है। तो भाई, कहने का मतलब ये है कि जब सभी क्रियाकारक और उत्पाद समान अवस्था में होते हैं तो उसे हम बोलेंगे समांगी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? समांगी अभिक्रिया। चलो ध्यान रखना, सभी क्रियाकारक, सभी क्रियाकारक व उत्पाद, है ना, एक ही अवस्था में होना चाहिए। मतलब समान होना चाहिए। गैस है तो सभी गैस होना चाहिए, ठोस है तो सभी ठोस होना चाहिए, लिक्विड है तो सभी लिक्विड होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा? चलो अगला देखो, विषमांगी अभिक्रिया। जैसे Zn की अभिक्रिया अपन करवा देते हैं CO2 के साथ, तो यहां पर बन जाएगा ZnO प्लस CO। तो यहां पर आप देखो, ये जो Zn है ये सॉलिड होता है, ठोस।
CO2 गैस, ZNO ये सॉलिड होता है, और CO गैस, है ना। चलो अब सुनो, यदि क्रियाकारक और उत्पाद दो या दो से अधिक अवस्था में होते हैं, ध्यान रखना, दो या दो से अधिक अवस्था में होते हैं, तो अभिक्रिया को हम बोलेंगे विषमांगी अभिक्रिया। जैसे यहां पर आप देखो, सॉलिड है, गैस है, तो दो अवस्था हो गई, या फिर दो से ज्यादा। जब सभी क्रियाकारक व उत्पाद दो या दो से अधिक अवस्था में हो, है ना। चलो नोट करो पहले से। चलो अगला देखो, अगला है दिशा के आधार पर। तो दिशा के आधार पर भी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला प्रकार है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, है ना। देखो इधर, जैसे N2 प्लस 3H2 और इससे बना 2NH3। तो देखो, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशा में चलती है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशा में चलेगी भाई, अग्र दिशा में भी चलेगी और पश्च दिशा में भी चलेगी, दोनों दिशाओं में चलती। ये एरो आप देखो, इधर भी आ रहा और इधर से उधर भी जा रहा। अच्छा अगला एग्जांपल देखो, H2 प्लस I2 और इससे बना 2HI। एक एग्जांपल और ले लो, PCl5, तो ये PCl3 प्लस Cl2 बनाएगा, है ना। अब देखो, ये अभिक्रियाएं दोनों दिशा में चलती, अग्र दिशा में भी और पश्च दिशा में भी। मतलब रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट पुनः काय में परिवर्तित होने लगता है क्रियाकारक में, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि भाई ये अभिक्रियाएं दोनों दिशा में चलती, अग्र दिशा में भी और पश्च दिशा में भी, है ना। चलो देखो इधर, तो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद पुनः क्रियाकारक में परिवर्तित होता है, यह अग्र के साथ ही साथ पश्च दिशा में भी गति करती है। मतलब दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र दिशा में भी और पश्च दिशा में भी। अगला, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये बंद पात्र में संपन्न होती है। कैसे पात्र में संपन्न होती है? बंद। अगला, ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशा में चलती है वो साम्य अवस्था को प्राप्त करती है। ध्यान रखना, कौन सी अवस्था को प्राप्त करेगी? साम्य। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारक होता है वो कभी भी पूर्ण रूप से पूर्णता उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है ना। क्योंकि भाई आप देखो, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? NH3, और वापस रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है, तो भाई ये कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखना, साम्य अवस्था को प्राप्त करती है। अगला, क्रियाकारक कभी पूर्णता उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, है ना। चलो समझ में आया, नोट करो इसे। चलो अगला टाइप देखो,
अगला टाइप है अनुत्क्रमणी अभिक्रिया। देखो ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती है। देखो इधर जैसे AgNO3 इसकी अभिक्रिया NaCl से करवा देते हैं। तो यहां पर AgCl बन जाएगा प्लस साथ में NaNO3। तो अब आप देखो ये अभिक्रिया एक ही दिशा में चल रही है, अग्र दिशा में, है ना। ये एरो देखो एक ही तरफ। एक और एग्जांपल देखो, Zn प्लस H2SO4। तो यहां पर बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो यहां पर आप देखो ये जो अभिक्रिया है एक ही दिशा में होती है ना। चलो इसमें सुनो, देखो ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती है और किस दिशा में चलेगी, अग्र दिशा में, है ना। मतलब यहां पर अपन बोल सकते हैं कि जो उत्पाद होता है वो पुनः क्रियाकारक में परिवर्तित नहीं होगा, है ना। और ये एक ही दिशा में चलती है और कौन सी दिशा में चलेगी, अग्र। अगला, ये अभिक्रियाएं खुले पात्र में संपन्न होती है। कौन से पात्र में संपन्न होती है, खुले। और ये अभिक्रियाएं आप देखो एक ही दिशा में चल रही है, तो ये अभिक्रियाएं कभी भी साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं करेगी या साम्य को प्राप्त नहीं करेगी। अगला, इन अभिक्रियाओं में जो क्रिया कारक होते हैं वो पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। देखो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद पुनः क्रिया कारक में परिवर्तित नहीं होता। अगला, ये केवल एक ही दिशा में चलती है और कौन सी दिशा में चलती है, अग्र दिशा में। और ये होती है संपन्न खुले पात्र में, है ना। और ये अभिक्रियाएं साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं करेगी, है ना, या फिर साम्य को बोल दो। अगला, इन अभिक्रियाओं में जो क्रिया कारक है वो पूर्णतः उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है ना। याद रखना ये बातें, चलो नोट करो ये। चलो अगला देखो, अगला है गति के आधार पर। तो गति के आधार पर भी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है ना, तीव्र अभिक्रिया और धीमी अभिक्रिया। चलो इधर देखो, जैसे HCl प्लस NaOH तो यहां पर बन जाएगा NaCl प्लस H2O। देखो ये HCl है एसिड, क्या है ये, एसिड। NaOH ये है बेस, और इधर NaCl ये क्या है, साल्ट, और ये वाटर। तो देखो ध्यान रखना, ये जो फास्ट अभिक्रियाएं हैं, तीव्र अभिक्रिया,
ये होती है सामान्यता आयनिक अभिक्रियाएं। क्योंकि यहां पर आप देखो भाई, इसमें आप देखो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, भाई आप इनको तोड़ोगे तो ये आयन के फॉर्म में टूट जाएंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी प्रकार से इधर देखो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? आयनिक अभिक्रियाएं। तो ध्यान रखना, तीव्र अभिक्रियाएं सामान्यतः कौन सी होती है? आयनिक अभिक्रियाएं। अगला धीमी अभिक्रियाएं, है ना। तो धीमी अभिक्रियाएं होती है आणविक अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं होती है? आणविक। इधर देखो, जैसे H2 प्लस I2, आप देखो यहाँ पे अणु ले रहे हैं हम, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे 2HI। तो ध्यान रखना, स्लो धीमी अभिक्रियाएं सामान्यतः कौन सी होती है? आणविक अभिक्रियाएं। चलो नोट करो इसे। चलो अगला देखो, अगला है उष्मा के आधार पर, है ना। तो उष्मा के आधार पर भी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो। चलो इधर देखो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो नाम से समझ में आ रहा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया ये ऐसी अभिक्रियाएं होती जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब इनमें उष्मा बाहर निकलती है। और उष्मा शोषी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है ना। देखो इधर, जैसे रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। और साथ में यहां पर x किलो कैलोरी, है ना। तो ये जो x किलो कैलोरी है, ये क्या है? ऊर्जा, है ना। इस प्रकार से यदि प्रोडक्ट के साथ प्लस करके ऊर्जा लिखी हुई है, मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी, है ना। अगला देखो, अच्छा इन अभिक्रियाओं के लिए यदि आप एंथैल्पी परिवर्तन देखोगे, तो इन अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है ना। ध्यान रखना, एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होता है इनके लिए? ऋणात्मक। चलो अगला, रिएक्टेंट प्लस x किलो कैलोरी, ये उष्मा दी हुई है ना, और इससे बनेगा प्रोडक्ट। तो यहां पर अब आप देखो, जो एनर्जी है वो किसके साथ लिखी हुई है प्लस करके अपन ने? रिएक्टेंट के साथ। मतलब ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। और इसके लिए यदि आप एंथैल्पी परिवर्तन देखोगे, तो इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन होगा धनात्मक। ध्यान रखना, तो यहां पर आप देखो उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, इनमें उष्मा उत्सर्जित होती है, और उष्मा शोषी, इनमें उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, चलो इतना समझ में आया।
तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, है ना।